सरकार में राज्य में लगभग 200 नर्सरियां स्थापित की हैं, जहां विभिन्न प्रकार की पौध तैयार की जाती हैं। 22-23 के दौरान सरकार द्वारा प्रदेश में 10 हाईटेक नर्सरियां विकसित की जाएंगी, जिसमें स्वचालित जलवायु नियंत्रण, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, रूट ट्रेनर सुविधाएं, जर्मिनेशन बेड, वनस्पति प्रसार सुविधाएं तथा सिंचाई और उर्वरक देने जैसी स्वचालित सुविधाएं होंगी, जिससे वर्ष भर गुणवत्ता वाली पौध तैयार करने की सुविधा होगी। मुझे आशा है वर्ष 22-23 के दौरान प्रकृति प्रेमियों के लाभ और स्थानीय लोगों की आजीविका में वृद्धि हेतु इको टूरिज्म सुविधाओं को प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए एक इको टूरिज्म नीति तैयार कर ली जाएगी। हम प्रत्येक दशक में एक बार लोगों की गणना करते हैं, सेंसस करते हैं। कभी कभी हम अपने पशुधन की भी गणना करते हैं। हालांकि हमारे पास अपने वृक्षों की गणना करने का कोई तंत्र नहीं है। मैं प्रदेश में हर वृक्ष की गिनती के लिए वर्ष 22-23 में वृक्ष गणना और इसके लिए जियो टैग शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इस गणना के आधार पर राज्य हरियाली बढ़ाने के लिए व्यापक वन रोपण योजना तैयार की जाएगी। राज्य का शिवालिक क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए कालका से कलेसर तक 150 किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल स्थापित की जाएगी, ताकि वे प्रकृति का आनंद लेने के साथ साथ हमारी प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। मैं वित्त वर्ष 22-23 के लिए बजट में पर्यावरण वन क्षेत्र के लिए 530 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो 21-22 के बजट के अनुमान से 16.5% की वृद्धि है। मानव संसाधन सामाजिक क्षेत्र शिक्षा। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा राष्ट्रीय विकास और सामाजिक उन्नति की कुंजी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा क्षेत्र में वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। राज्य ने वर्ष 2030 के लक्ष्य की तुलना में इसे वर्ष 2025 तक ही लागू कर देने का लक्ष्य रखा है। 88 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उन्नत आईटी और डिजिटल बुनियादी ढांचा मान्यता के दौरान उच्च ग्रेड हासिल करने पर भी बल दिया गया है। एनईपी 2020 का अनुसरण करते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी कॉलेजों विश्वविद्यालयों द्वारा 2023 तक मान्यता प्राप्त कर ली जानी चाहिए। सरकार का प्रस्ताव है कि सभी कॉलेजों में कम से कम 10 स्मार्ट क्लासरूम होने चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को सुरक्षित वाहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित वाहन की कमी के कारण लड़कियों का ड्रॉप आउट ना हो, सरकार ने प्रत्येक विद्यार्थी विशेषकर शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए आवागमन करने वाली प्रत्येक लड़की को परिवहन की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक योजना साथी सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन हरियाणा पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया है। ये सुविधा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक और चिकित्सा या पैरामेडिकल या नर्सिंग संस्थानों सहित सरकारी संस्थानों में सभी विद्यार्थियों विशेष तौर पर लड़कियों के लिए प्रदान की जाएगी। योजना की अधिसूचना अप्रैल 2022 में कर दी जाएगी। शिक्षित और स्वस्थ बच्चे हमारा भविष्य हैं। सरकार का आगामी शैक्षणिक सत्र एक नया स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। स्कूलों में पढ़ने वाले 25 लाख विद्यार्थियों की वर्ष में 2 बार स्वास्थ्य जांच की जाएगी। स्कूल गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के केंद्रों के साथ साथ बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के केंद्रों के रूप में काम करेंगे और ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए प्राथमिक यानी पीएचसी तथा जिला अस्पतालों के साथ जुड़े जाएंगे। बच्चों से जुटाए गए डाटा को ई उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ताकि डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड कहीं भी और कभी भी सरलता से उपलब्ध हो सके। राज्य में संस्कृत मॉडल स्कूल के प्रति विद्यार्थी अभिभावकों का रुझान बढ़ा है। इनकी उपयोगिता लोकप्रियता के दृष्टिगत सरकार ने इनकी संख्या 138 से बढ़ाकर 500 करने का प्रस्ताव किया है। संस्कृति मॉडल स्कूलों में 5वीं कक्षा से ही कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा इन स्कूलों में समग्र शैक्षणिक परिवेश प्रदान करने के लिए खेल नर्सरियां विकसित करके खेल ढांचे और सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा। 21वीं शताब्दी के कौशल को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब ATL की तर्ज पर 50 स्टेम लैब की स्थापना की जाएगी, जहां 3D प्रिंटिंग, ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट आदि में एक्सपोजर और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
अध्ययन का उच्च स्तर प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए सरकार का 8वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए विषयवार ओलंपियाड शुरू करने का प्रस्ताव है। भौतिकी और गणित में उच्च स्थान हासिल करने वाले छात्रों को राष्ट्रीय वैमानिकी अंतर प्रशासन अर्थात नासा और इसरो जैसे प्रख्यात विज्ञान संस्थानों में एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। जिला और राज्य स्तर पर विषयवार ओलंपियाड विजेताओं को छात्रवृत्ति के रूप में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को डिजिटल रूप से साक्षर और डिजिटल दुनिया में ज्ञान तक पहुंच बनाने के लिए सरकार का आगामी शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को कनेक्टिविटी के साथ टेबलेट प्रदान करने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त अध्ययन अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय भी स्थापित करेगी। महामारी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई, हालांकि शैक्षणिक सामग्री प्रदान करने के लिए डिजिटल तरीका अपनाने का प्रयास किया गया। 10वीं कक्षा तक के बच्चों तथा प्रतिरक्षा और अर्धसैनिक कार्मिकों के बच्चों के लिए सुधारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु स्कूल के समय के बाद स्कूल परिसर का उपयोग करने का प्रस्ताव करता हूं। सुधारात्मक शिक्षण शिक्षा सहायकों तथा द्वारा संचालित किया जाएगा, जिन्हें जिला परिषद द्वारा स्थानीय युवाओं में से उनके शैक्षणिक स्तर के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। सरकार का ट्विनिंग प्रोग्राम के माध्यम से सरकारी और निजी स्कूलों को जोड़ने का प्रस्ताव है, ताकि विद्यार्थी एक दूसरे से सीख सकें। चिन्हित सरकारी स्कूलों को ऑडियो विजुअल कक्षाओं से युक्त बनाया जाएगा। एक भागीदार निजी स्कूल से जोड़ा जाएगा। ये स्कूल साझा प्रशिक्षण और सीखने के साथ जुटाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ट्विनिंग कार्यक्रम से समाज को एक साथ लाने और संस्थानों में साझा अध्ययन को सक्षम बनाने में सहायता मिलेगी। सभी अच्छे शिक्षक अच्छे प्राचार्य नहीं हो सकते। शैक्षणिक संस्थान जटिल संस्थान होते हैं। शिक्षकों को हेड टीचर, हेडमास्टर और प्राचार्य की भूमिका निभाने के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। मैं शैक्षणिक संस्थान नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जो शैक्षणिक संस्थानों के मुखिया के तौर पर नियुक्त होने वालों के लिए अनिवार्य होगा। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को प्रबंधन और नेतृत्व कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे मुखिया के तौर पर नियुक्त होने पर उन्हें संस्थान के प्रशासनिक कार्यों में मदद मिलेगी। मैं वित्त वर्ष 22-23 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 20,250.57 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.6% की वृद्धि है। स्वास्थ्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 के चलते राज्य में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि सरकार वर्ष कोविड-19 के नए वेरिएंट के कारण से आई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रही। ऐसे माहौल में गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और स्वास्थ्य सेवाओं को वहन करने की आवश्यकता को तीव्रता से महसूस किया गया। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए मेरा प्रस्ताव है कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीय मानकों यानी राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन NQAS को हासिल करने के लिए अपग्रेड किया जाएगा। अगले 3 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से CHCs और PHCs को भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वेलनेस सेंटर्स के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें आयुष सुविधाएं और पोषण व भोजन से संबंधित मार्गदर्शन सहित स्वास्थ्य और वेलनेस से जुड़ी सभी गतिविधियां एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। मैं नजदीकी जिला अस्पताल से न्यूनतम 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सभी उपमंडल स्तरीय अस्पतालों को भी समुचित ऑक्सीजन की आपूर्ति के प्रावधान के साथ कम से कम 100 बिस्तर के अस्पताल के रूप में अपग्रेड करने का प्रस्ताव करता हूं। आय मानदंड के आधार पर सह भुगतान और अपने पास से खर्च को कम करने के लिए सरकार ने ऐसे परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, मैं ये 1,80,000 रुपए क्योंकि बार बार आएगा, इसका एक थोड़ी विषय आपके सामने बताना चाहता हूं कि अभी तक जो डाटा हमारे पास उपलब्ध है उसमें 1,80,000 की इनकम के जो लोग चिन्हित, जो लोग जिनका इनकम वेरीफाई हो चुकी है, उसमें 29.62% अनुसूचित जाति के लोग आए हैं, जो कि संख्या 20% के लगभग है, यानी उनकी जनसंख्या, और इसमें 29.62 आए हैं। BCA 20.93,
बीसीबी 14.78, दोनों मिलाकर 35.71, जिनकी आबादी लगभग 27% है। तो इस प्रकार से अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लास ए और बी की संख्या लगभग 8-9% अपने जो उनका आबादी का आंकड़ा है उससे ज्यादा ये आ रहा है 180 में। तो इसलिए हमने इन सब को एक प्रकार से गरीबी रेखा के नीचे लाने के लिए और ये पैरामीटर 1,80,000 रखा है। इसमें से ये वे परिवार निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, चाहे वे आयुष्मान भारत योजना के पात्रता दायरे में आते हैं या नहीं। यदि आवश्यक हुआ तो सरकार ऐसे परिवारों के लिए केंद्र सरकार के हिस्से सहित पूरी लागत हरियाणा सरकार स्वयं वहन करेगी। इसे क्रियान्वयन व राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित केंद्रीय पोर्टल से इनके समेकन में संबंधित तौर तरीके पर शीघ्र ही तैयार किया जाएगा। अर्थात अब आयुष्मान भारत की योजना 180 तक के सभी परिवारों को मिलेगी, चाहे वो पहले एससीसी डाटा में आते हैं या नहीं आते हैं। दिव्यांगों को स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और स्वास्थ्य देखभाल खर्च को पूरा करने में सरकार सहायता की आवश्यकता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि 70% या इससे अधिक की विकलांगता वाले सभी दिव्यांगों जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपया इससे कम है को आयुष्मान भारत के माध्यम से पूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार ऐसे मामलों में अपने संसाधनों से खर्च वहन करेगी जहां आयुष्मान भारत के सामान्य दिशा निर्देशों में चिकित्सा सहायता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। हाल ही में मरीजों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि और चिकित्सा उपचार के लिए आयुष्मान भारत के प्रति बढ़ते आश्रय के कारण से आयुष्मान भारत के लाभार्थी रोगियों को प्रदान किए गए उपचार हेतु अस्पतालों को भुगतान के दावों की प्रतिपूर्ति में देरी के कुछ मामले सामने आए हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए भुगतान तीव्रता से हो और भुगतान में देरी संबंधी किसी संदेह के बिना गरीब मरीजों का इलाज जारी रखने के लिए अस्पतालों में विश्वास पैदा हो, मैं एक रिवॉल्विंग मैकेनिज्म स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें देय राशि के 75% का भुगतान अस्पताल द्वारा दावा भेजने के 15 दिन के अंदर अंदर ये प्रदान कर दी जाएगी और शेष राशि का भुगतान उचित सत्यापन के बाद कर दिया जाएगा। मुझे आशा है अस्पताल सरकार द्वारा उन पर जताए गए विश्वास पर खरा उतरेंगे। मुझे ये बताते हर्ष हो रहा है कि केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय राज्य में आयुष्मान भारत के रोगियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना यानी ESIC के तहत संचालित अस्पतालों में भुगतान आधार पर इलाज के लिए अनुमति देने के लिए हरियाणा के अनुरोध पर विचार करने की सहमति प्रदान कर दी है। इससे उन क्षेत्रों में गरीबों के लिए तृतीयक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार होगा जहां ESI द्वारा संचालित अस्पताल उपलब्ध हैं। अर्थात ESI में भी सामान्य नागरिक जाकर के इलाज करा सकेगा, वहां भी आयुष्मान योजना का पूरा लाभ उन लोगों को मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखा गया है कि गरीब वर्ग का परिवार स्वास्थ्य संबंधी कई ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जिनका समय पर पता नहीं लगता, फलस्वरूप असामयिक मृत्यु हो जाती है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जिन परिवारों की न्यूनतम आय 180 यानी जिन परिवारों की 180 रुपए वार्षिक आय है या उससे कम है, उन्हें 2 वर्ष में एक बार निःशुल्क सामान्य स्वास्थ्य जांच की सुविधा ये प्रदान की जाएगी। हर 2 साल में सबका एक बार मेडिकल टेस्ट होगा। सरकारी स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी एक दीर्घकालिक समस्या है। राज्य सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों को आकर्षित करने में सक्षम हो, इसके लिए मैं डॉक्टरों का एक विशेषज्ञ काडर बनाने का प्रस्ताव करता हूं। ऐसे डॉक्टर केवल क्लिनिकल ड्यूटी करेंगे। विशेषज्ञ डॉक्टर में डॉक्टर की सेवा के नियम शर्तों अन्य डॉक्टरों से अलग होंगी। चिकित्सा स्नातकों को सरकारी सेवा की ओर आकर्षित करने के लिए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में 40% सीटें सरकारी सेवा के डॉक्टरों हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। DNB पाठ्यक्रम जो वर्तमान में 11 अस्पतालों में उपलब्ध है, वो सभी जिला नागरिक अस्पतालों में शुरू किया जाएगा। सरकार निजी क्षेत्र के माध्यम से भी गरीबों को उत्तम स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार प्राथमिक सेवा देखभाल के साथ साथ मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार और समुदाय के भागीदारी पर आधारित एक नया सहभागिता मॉडल ये विकसित करना चाहती है। इस संबंध में उचित परामर्श के पश्चात एक नीति 6 महीने के अंदर लागू कर दी जाएगी। राज्य की जनसंख्या में वरिष्ठ नागरिकों के बढ़ते अनुपात को ध्यान में रखते हुए सभी जिला नागरिक अस्पतालों में फिजियोथेरेपी इकाइयों के साथ वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर शुरू किए जाएंगे। नागरिक अस्पतालों में इलाज के लिए
वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुझे पता है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के सहायकों के लिए बोर्डिंग लॉजिंग की पर्याप्त सुविधाओं की कमी है। सभी जिला नागरिक अस्पतालों व मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में रेस्तरां सुविधाओं समेत कमरे और डॉर्मेटरी वाली विश्राम सराय के निर्माण के लिए अलग से प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं। कई परोपकारी संगठन हैं जो इन अस्पतालों में मरीजों के सहायकों को निःशुल्क लंगर की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इन विश्राम सरायों की स्थापना और प्रबंधन में सहभागिता के माध्यम से इनका सहयोग हमें मिलेगा। हाल के वर्षों में बड़ी गंभीरता से अनुभव किया कि छोटे शहर बड़े गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों को करना होगा। छोटे शहरों में अपनी संस्था स्थापित करने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने हेतु बजट की एक नई योजना प्रस्तावित करता हूं। जो डॉक्टर नगर पालिकाओं वाले छोटे शहरों और महाग्रामों में अपने नए अस्पताल, नर्सिंग होम या क्लिनिक स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर ब्याज सहायता देने के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए 2% की दर से ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। स्कीम के विस्तृत विवरण की अधिसूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा शीघ्र जारी की जाएगी। सुरक्षित रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और स्वैच्छिक रक्तदाताओं को अस्पताल में संक्रमण होने के उच्च जोखिम से बचाने के लिए रक्तदान की सुविधा 22-23 में पायलट आधार पर रक्त संग्रह और भंडारण के लिए बुनियादी ढांचों के साथ मोबाइल इकाइयां शुरू की जाएंगी। प्राप्त अनुभव के आधार पर इसे पूरे राज्य में रिसर्च करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2025 तक सरकार निजी क्षेत्र को शामिल करके और जोखिम आबादी की मैपिंग करके टीबी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। टीबी का पता लगाने के लिए राज्य के हर खंड में मॉलिक्यूलर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार एलोपैथिक उपचार के विकल्प के रूप में भी आयुष के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रही है। सरकार बीमारी के उपचार के लिए आयुष पद्धति को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ देगी। राज्य को अनीमिया मुक्त बनाने के सरकार के विजन में दृष्टिगत राज्य से अनीमिया को खत्म करने की एक रणनीति के रूप में आयुष को भी शामिल किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा, पंडित भगवत शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान PGIMS रोहतक राज्य में आयुर्विज्ञान का प्रतिष्ठित संस्थान है। मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि PGIMS ने अपने अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू करने की चुनौती स्वीकार की है। मुझे आशा है कि वर्ष 22-23 में PGIMS रोहतक में किडनी ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा ये चालू हो जाएगी। सरकार महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, गुरुग्राम जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और शहीद हसन का मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज नू में एक डेंटल कॉलेज की स्थापना करने जा रही है। इन कॉलेजों के निर्माण पर लगभग 2600 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। 22-23 में फरीदाबाद जिले में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज की भी पूरी तरह से संचालित होने की संभावना है। सरकार ने कैथल, सिरसा, यमुना जिलों में नए मेडिकल खोलने की भी मंजूरी दी है, जिसके DPR तैयार की जा रही है। मरीजों की अधिकता होने के कारण से कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। लगभग 5 वर्ष पूर्व हमने एक टारगेट तय किया था कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि राज्य की जनता ने इस लक्ष्य की पूर्ति दिशा में काम करने के लिए सरकार को सक्षम बनाने की शक्ति का आशीर्वाद मुझे दिया है। इस बजट में मैं पलवल, चरखी दादरी, पंचकुला और फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूं। इस घोषणा के साथ प्राय हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का जो हमारा उस समय का इरादा था वो पूरा हो जाएगा। उक्त भूमि के चयन और परियोजना रिपोर्ट करने की प्रक्रिया अगले 3 महीनों में शुरू कर दी जाएगी। वर्ष 2025 तक हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों में स्नातक की सीटों की संख्या बढ़कर 3035 हो जाएगी। सरकार का फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला जिलों में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य है। इसका निर्माण कार्य 194 करोड़ रुपए की लागत से जारी है। आगामी 3 माह में पूरा होने की संभावना है। जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, यमुनानगर में स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेजों
और इस बजट में घोषित अर्थात पलवल, चरखी दादरी, पंचकुला और फतेहाबाद के मेडिकल कॉलेजों के साथ भी नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार टेलीमेडिसिन सेवा की स्थापना उन्नयन को मंजूरी दे दी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ने वाले मेडिकल कॉलेजों के साथ टेली कंसल्टेशन रेफरल सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है, जिससे पीएचसी को उन रोगियों को रेफर करने की क्षमता प्रदान की जा सकती है जिन्हें सीधे पीएचसी स्तर पर कृत्रिम देखभाल की आवश्यकता होती है। 120 एलोपैथी और आयुष की उपचार पद्धतियों के संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे को समझ सके। मैं आशा करता हूं कि 22-23 में किसी एक मेडिकल कॉलेज में हरियाणा स्वास्थ्य विज्ञान संश्लेषण और अनुसंधान केंद्र स्थापित हो जाएगा। सरकार केंद्र की स्थापना के लिए धनराशि उपलब्ध कराएगी। मुझे आशा है कि आने वाले समय में दोनों पद्धतियों अर्थात एलोपैथी और आयुर्वेदिक का एक पद्धति में सम्मिश्रण होने से बीमारियों का उपचार होगा। वित्त वर्ष 22-23 के बजट में स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र के लिए 8,925 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि 21-22 के बजट अनुमानों से 21.65% अधिक है। महिला एवं बाल विकास। सरकार द्वारा महिलाओं, बच्चों के विकास और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को कम करने, उनके विकास के लिए संस्थागत ऋण तंत्र को मजबूत करने, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस दिशा में 4000 प्ले वे स्कूलों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं समेत क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है और विभिन्न मदों की खरीद प्रक्रियाधीन है। बाल कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार शीघ्र ही आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और विकास मानकों की निगरानी हेतु बाल संवर्धन प्रणाली लागू करेगी। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, जिसके तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 3 किस्तों में 5,000 रुपए की राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को केवल पहले बच्चे के लिए 3 किस्तों में प्रति लाभार्थी 5,000 रुपए राशि दी जाती है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रति लाभार्थी 5,000 रुपए की देने की इस योजना का विस्तार राज्य के खजाने में दूसरे बच्चे के लिए भी किया जाएगा। 22-23 के बजट में महिला बाल विकास के 2017 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 33.7% अधिक है। कौशल विकास। सरकार का इरादा कौशल विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने का है। विगत में कुशल शिल्पकार युवा प्रशिक्षुओं को अपने शिल्प का कौशल सिखाते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणालियों के आगमन के साथ ये प्रणाली विलुप्त प्राय हो गई है। व्यवसाय शिल्प में गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है ताकि गुरु का कौशल अगली पीढ़ी के शिल्पकारों को दिया जा सके। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय गुरु शिष्य कौशल प्रशिक्षण तंत्र की स्थापना करेगा, जो विगत की परंपरा और आधुनिक प्रमाणन प्रणालियों का विलय करेगा। इस योजना के तहत शिक्षा की पूर्व मान्यता के तंत्र का उपयोग करके अनुभवी शिल्पकारों आरपीएल को नामांकन, मूल्यांकन और प्रमाणीकरण किया जाएगा। प्रमाणित शिल्पकारों को गुरु के रूप में नामित किया जाएगा। प्रशिक्षुओं को कौशल प्रशिक्षण दे सकते हैं। प्रशिक्षु या शिष्य कोई भी युवा हो जो शिल्प के व्यवसाय को सीखना चाहते हैं, वे परिवार पहचान पत्र डाटा के माध्यम से नामांकित होंगे। गुरु शिष्यों को प्रशिक्षण देंगे और सीखने के अवसर प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण के पूरा होने पर शिष्य का मूल्यांकन किया जाएगा और सफल मूल्यांकन पर SVSU यानी कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विश्वविद्यालय ने वर्ष 22-23 में गुरु शिष्य योजना के तहत 25,000 गुरु और 75,000 शिष्यों सहित 1 लाख व्यक्तियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा है। हम ये देखने के लिए कि योजनाओं को अगले साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। वर्ष के अंत में योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करके इसको विचार किया जाएगा। नई एजुकेशन नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामान्य शिक्षा प्रणालियों में कौशल प्रशिक्षण को शामिल करने की आवश्यकता पर बल देती है। हमारे युवाओं को भविष्य की रोजगार की जरूरतों के अनुसार कुशल होना चाहिए। मैं सभी सरकारी कॉलेज और सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में
कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की इस सिफारिश को लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। उद्योगों को कुशल रोजगार योग्य युवा उपलब्ध कराने के क्रम में HSIDC द्वारा HSICU और औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों के सहयोग से अपने औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कौशल प्रशिक्षण केंद्र युवाओं को नामांकित करेंगे और प्रशिक्षण की दोहरी ट्रैक प्रणाली का उपयोग करके उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इससे हरियाणा में रोजगार के इच्छुकों और नियोक्ताओं के बीच की खाई भर जाएगी। अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत 78 सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया है। वर्ष 21-22 में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के तहत 14,387 अप्रेंटिसशिप नियुक्त किए गए थे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 17-18 से अब तक प्रति लाख जनसंख्या पर प्रशिक्षकों की नियुक्ति में हरियाणा को देश में लगातार पहला स्थान मिला है। रोजगार। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामारी के बाद सरकार ने भौतिक विकास और मानव विकास के प्रमुख पहलुओं के रूप में युवा उद्यमिता और रोजगार सृजन पर अधिक बल दिया है। परिवार पहचान पत्र डाटा से बेरोजगार युवाओं की वास्तविक संख्या सामने आई है और सरकार ऐसे युवाओं को उद्यमी और रोजगार योग्य बनाने के लिए रणनीति बनाएगी। हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर और सरकार में अस्थायी कार्य आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए सक्षम युवा प्लेसमेंट सेल और हरियाणा रोजगार पोर्टल एक प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किए गए हैं। रोजगार पोर्टल पर 14,574 कर्मचारियों और 27 जॉब एग्रीगेटर्स को जोड़ा गया है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु युवाओं की सुविधा के लिए सरकार की प्रदेश भर में 200 रोजगार मेले आयोजित करने की योजना है। हरियाणा के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने कौशल प्रशिक्षण और विकास तंत्र बनाया है, जो विदेशों में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को कौशल प्रदान करेगा। इस तंत्र के कार्यान्वयन और विदेशों में प्लेसमेंट के अवसर तलाश करने के लिए नव स्थापित विदेश सहयोग विभाग में हरियाणा विदेश रोजगार प्लेसमेंट सेल स्थापित किया गया है। मुझे आशा है कि यह सेल अगले 2 वर्षों में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण व प्लेसमेंट दिलवाएगा। वर्ष 22-23 के बजट में कौशल विकास और रोजगार क्षेत्र के लिए 1671 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 23% अधिक है। लेबर। हमारे श्रम बल के लिए एक सुरक्षित स्वास्थ्य कार्य वातावरण आवश्यक है। सरकार का लक्ष्य डायल 112 के साथ एकीकृत मेजर एक्सीडेंट हैजर्ड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने का है, ताकि उन शिकायतों दुर्घटनाओं पर त्वरित रिस्पांस प्रदान किया जा सके जिनकी बड़ी दुर्घटनाओं में तब्दील होने की संभावना है। श्रमिकों की नियमित चिकित्सा जांच के लिए सरकार पानीपत, सोनीपत, अंबाला, हिसार, रोहतक और जींद में 6 नई औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी। मानेसर में 500 बिस्तर वाले नए अस्पताल के निर्माण और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा गुरुग्राम में मौजूदा अस्पताल की क्षमता को 163 बिस्तरों से बढ़ाकर 500 बिस्तर करने में औद्योगिक श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ होंगी। हिसार, रोहतक, सोनीपत, अंबाला, करनाल, पंचकुला में 6 नए 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों तथा करनाल, रोहतक, झाड़ली, गन्नौर, मुलाना, घरौंडा, फर्रुखनगर, कुसली, साहा, छछरौली, पटौदी, भूना, चरखी दादरी और उकलाना मंडी में 14 नए ESI औषधालयों का निर्माण शुरू किया जाएगा। औद्योगिक श्रमिकों के स्वास्थ्य सुधार में सुधार करने के लिए ESIC औषधालयों को एक्सरे मशीन, लैब सुविधाएं, उपकरण, सेल आदि इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा दी जाएगी। बीमित व्यक्ति और परिवार के सदस्य पैनल और निजी अस्पतालों के माध्यम से कैशलेस आधार पर द्वितीय स्तर की चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। वित्त वर्ष 22-23 के बजट में श्रम क्षेत्र के लिए 221.97 करोड़ रुपए आवंटित करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों पर 240% की वृद्धि है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों, बौनों, किन्नरों और एक लड़की वाले परिवारों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 2500 रुपए प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। निराश्रित बच्चों को 1600 रुपए प्रतिमाह बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों के लिए और स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को 19 रुपए प्रतिमाह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये सहायता सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से 28.76 लाख लाभार्थियों को खातों में सीधे वितरित की जा रही है।
सरकार अंबाला में मानसिक रूप से दिव्यांग